हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों साइंस से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जहां से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर से एग्जाम में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए बी प्लस जो है ये रक्त समूह आपका सर्वग्राही माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका ए बी और RH एंटीजन मौजूद होता है, जिसके कारण ये सभी रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, उस एमिनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर हिम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भाग रुधिर के संश्लेषण में कौन लेता है? तो ये ग्लाइसिन यहाँ पर लेता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि यह जो आपका पोर्फिरिन रिंग के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ या कक्ष होते हैं? तो सामान्य हृदय जो होता है, इसमें कितने प्रकोष्ठ आपके पाए जाते हैं? तो इसमें 4 प्रकोष्ठ आपके पाए जाते हैं। 2 तो आपके आलिंद होते हैं ऊपरी वाले, और 2 नीले होते हैं निचले वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है। शरीर में बिंबाणुओं का कार्य है, तो बिंबाणु जो होते हैं उनका शरीर में क्या कार्य है? तो रक्त में थक्का बनाने का कार्य जो है ये किनका होता है? ये बिंबाणुओं का होता है, यानी प्लेटलेट्स का आपका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए चोट लगने पर यह आपका आवश्यक होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो हेपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? हेपेरिन जो है यह आपका एक प्रतिस्कंदक है। क्या है दोस्तों? प्रतिस्कंदक है, जो रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एंजियोलॉजी यहाँ पर कहा जाएगा। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? एंजियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है, जो रक्त और लिम्फ वाहिकाओं के कार्यों को शामिल करता है। अगला सवाल है आपका, रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? तो रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी आपके पाए जाएंगे? तो यहाँ पर रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं पर ए तो आपके एंटीजन होते हैं, और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी आपकी बी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी पूछी गई है, तो एंटीबॉडी यहाँ पर बी पाई जाएगी। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा, जबकि एंटीजन आपका ए पाया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में रक्ताणुओं पर दोनों सतही प्रतिजन ए और बी होते हैं? तो दोनों प्रतिजन मौजूद होते हैं। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? ए बी यहाँ पर हो जाएगा। ए बी जो होता है, इसमें आपका प्रतिजन ए बी होता है और प्रतिजन बी भी होता है। अगला सवाल है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में अगर रक्त का निर्माण पूछा जाए तो ये कहाँ पर होता है? आपका प्लीहा, यकृत, पितक कोष, उपरोक्त सभी यहाँ पर दिया गया है। तो भ्रूण में रक्त का निर्माण जो है ये आपका पितक कोष, यकृत, प्लीहा में होता है। जन्म के बाद यह अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। जन्म के बाद कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बाकी आपका प्लीहा, यकृत और पितक कोष तीनों यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, हृदय की धड़कन का उद्गम एवं इसके संवहन का अनुक्रम है। तो हृदय की धड़कन का उद्गम और इसके संवहन का अनुक्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा एसए नोड, फिर एवी नोड, हिज के बंडल और पुरकिंजे तंतु। तो सी यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, वयस्क मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य जो होता है, इसमें सामान्य रक्तचाप आपका कितना पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो ये आपका कितना पाया जाएगा यहाँ पर? तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक आपका कितना हो जाएगा? 80 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 120/80 mmHg। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें 120 आपका जो होता है ये सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक आपका कितना होता है? 80 यहाँ पर होता है। ठीक है। मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं हैं। तो मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं कौन सी होती है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पर पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी की संख्या लगभग 45 से आपकी 55 लाख प्रति घन mm होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव हृदय एक दोहरी दीवार वाली झिल्ली युक्त थैली द्वारा संरक्षित होता है, जिसे कहते हैं? तो जिसे क्या कहा जाता है? आपका पेरिकार्डियम यहाँ पर कहा जाता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। पेरिकार्डियम एक दोहरी दीवार होती है, दोहरी दीवार वाली झिल्ली होती है, जो हृदय को संरक्षित करती है, बाहरी आघातों से ये बचाती है। तो ये याद रखना आप, पेरिकार्डियम। अगला सवाल है,
प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है? तो प्लाज्मा जो होता है उसमें इंसुलिन की अर्धायु आपकी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु लगभग 5 से 6 मिनट होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह तेजी से चयापचय होता है और लीवर व किडनी द्वारा हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट आपका सही होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु पूछी जाए तो ये 5 से 6 मिनट आपकी होती है। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? तो रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। यह सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। 1901 में इन्होंने ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला सवाल देखिए, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है जबकि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है और ओ नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वह सभी को रक्त दे सकता है। यह आप ध्यान रखना, ओ पॉजिटिव सभी को रक्त नहीं दे सकता, ओ नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, मानव ए बी ओ रक्त वर्ग में कितने जीन जीनोटाइप संभव है? तो ए बी ओ में कितने जीन और जीनोटाइप आपके संभव है यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ए बी ओ रक्त समूह में आपके 3 एलील होते हैं जिनके संयोजन से कितने जीनोटाइप बनेंगे? तो 3 एलील से आपके 6 जीनोटाइप यहां पर बनेंगे। तो बी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन है, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त उत्पादों को संचारित किया जाता है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा यहां पर आपका सही है। तो पहला रक्त संचरण सन 1818 में, पहला रक्त संचरण सन 1818 में आपका जेम्स ब्लेडेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपका एक जेम्स नाम याद रखना, इसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो कथन 2 यहां पर आपका गलत हो जाएगा, 1 यहां पर आपका सत्य है। तो यहां पर 1 सत्य है, 2 असत्य है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? ए तथा बी दोनों प्रतिजन यहां पर पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी रक्त समूह यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूहों को ग्रहण कर सकता है? तो बी प्रतिरक्षी का मतलब क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति ए रक्त समूह वाला है। तो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति या तो ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का आपको चयन करना है। तो बताइए यहां पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा। तो यहां पर देखिए, उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है, वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े हैं, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं, वे प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा। तो रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट में केंद्रक नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वे कोशिकाओं के छोटे टुकड़े होते हैं, ये बात भी यहां पर सही है। रक्त के थक्के बनाने में ये भाग लेते हैं, तो रक्त के थक्के बनाने में ये भाग लेते हैं और इन्हें हीमोग्लोबिन, इनमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो जिसे लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये बात यहां पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, वो प्रतिजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। अब एक बार यहां पर ऑप्शन आप चेकआउट कीजिए, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ए बी डी होगा, यानी कि यहां पर जो सी और ई है ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। यहां पर ए बी डी यहां पर आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा यहां पर दिया गया है, तो रक्त प्लाज्मा में कोशिकाएं जो है ये निलंबित होती है। तो रक्त प्लाज्मा में आपका क्या हो जाएगा? यहां पर कोशिकाएं जो है इसमें निलंबित होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये O2 का परिवहन करता है, तो O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये आप ध्यान रखना रोगाणुओं से लड़ती है, यहां पर 4 हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो है ये थक्के का निर्माण करती है, तो यहां पर ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो रक्त का यहां पर कौन सा कार्य जो है ये आपका नहीं है? तो रक्त का कार्य वातावरण व ऊतकों के बीच O2 CO2 का विनिमय होता है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी होता है, हार्मोनों का परिवहन भी होता है, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना ये इसका कार्य नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ये कौन करता है? तो ये तो अग्नाशय और अन्य ग्रंथियां करती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किसी पुरुष अथवा महिला के द्वारा रक्तदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सही है? तो रक्तदान करने के लिए कौन सी स्थितियां यहां पर आपकी सही मानी जाएगी ये आपको बताना है। तो उस व्यक्ति का वजन 45 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ये बात भी यहाँ पर सही है।
रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 से 12 के बीच में होना चाहिए, उस व्यक्ति ने पिछले 2 वर्षों में रक्तदान नहीं किया हो। तो ये दोनों बातें यहाँ पर गलत है, ए और बी यहाँ पर आपका सही है, तो यहाँ पर डी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो किनके द्वारा ये ले जाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। तो ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, RH असंगतता एक अवस्था है जो विकसित होती है। तो ये कैसे विकसित होती है? तो RH नेगेटिव गर्भवती महिला के गर्भ में RH पॉजिटिव रक्त वाला शिशु हो, तो ये बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो RH नेगेटिव अगर गर्भवती महिला है और गर्भ में RH पॉजिटिव रक्त वाला शिशु हो तो यहाँ पर RH असंगतता जो है ये पैदा हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ABO रक्त समूह किसका उदाहरण है? तो ABO रक्त समूह जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये बहु एलील ABO बहु एलील का उदाहरण हो जाएगा और सप्रभाविता का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। तो बहु एलील और सप्रभाविता का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एलील सप्रभावी होते हैं। मानव में सबसे कम पाया जाने वाला रुधिर समूह है, तो सबसे कम पाया जाने वाला रुधिर समूह आपका कौन सा हो जाएगा? तो AB रक्त समूह जो है ये आपका सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि यह दोनों A और B एंटीजन की उपस्थिति के कारण दुर्लभ होता है। लगभग ये जो है 4% आबादी में ही पाया जाता है आपका AB रक्त समूह। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग जो है ये वंशानुगति का आपका अनुप्रयोग यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। जनकीय विवादों का समाधान, नवजात रक्त हीमोलिसिस का उपचार, हीमोफीलिया जैसे आनुवांशिक विकारों का उपचार, HIV फर्स्ट HIV सेकंड संक्रमण का उपचार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है, अनुप्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर डी जो है ये आपका सही होगा, क्योंकि रुधिर वर्ग वंशानुगति का उपयोग जनकीय विवादों में, नवजात हीमोलिसिस में और आनुवांशिक विकारों के अध्ययन में होता है, लेकिन HIV 1 और 2 संक्रमण का उपचार इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, WBC जिनमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है, तो WBC में सेम की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षककारी कोशिकारी होती है, वे है। तो ये कौन से आपके हो जाएंगे? तो ये एक केंद्रकाणु यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, एक केंद्रकाणु यहाँ पर हो जाएगी जिन्हें मोनोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो मोनोसाइट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मोनोसाइट जो है ये एक केंद्रकाणु श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जिनमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है और ये भक्षक कोशिकारी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, सर्वग्राही रक्त समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन वो प्रतिरक्षी होते हैं? तो सर्वग्राही रक्त समूह में कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी यहाँ पर होते हैं? तो बेसिक सा सवाल है। सर्वग्राही में A और B प्रतिजन होते हैं और कोई भी प्रतिरक्षी यहाँ पर नहीं होता है। मानव लाल रक्त कोशिकाएं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो RBC का औसत जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितना होता है भैया? 120 दिन यहाँ पर होता है। ठीक है, जिसके बाद ये प्लीहा में जाके नष्ट हो जाती है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, रक्त में मौजूद एक थक्का रोधी जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, ये कौन हो जाएगा आपका? हेपरिन यहाँ पर हो जाएगा। हेपरिन रक्त में एक थक्का रोधी होता है जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है और रक्त के थक्के बनने से बचाता है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह कौन से बच्चे में होता है? तो ये सामान्यतः कौन से बच्चे में आपका होता है? तो ये दूसरे बच्चे में होता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिस RH असंगतता के कारण होता है जब RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता के द्वितीय या बाद में गर्भ में RH पॉजिटिव भ्रूण पर माता का प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला होता है। तो ये RH पॉजिटिव भ्रूण जो होता है उस पर हमला होता है फिर आपका, तो सामान्यतः दूसरे पर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, RH कारक एक प्रतिजन है जो कि निम्नलिखित की सतह पर स्थित होता है। तो RH कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है? तो ये RBC की सतह पर आपका स्थित होता है। किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया किस परिस्थिति में होगी ये आपको बताना है। तो O वाले को दिया, O वाले को A दिया जाए, तो यहाँ पर क्या है, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो O रक्त समूह वाले व्यक्ति को अगर A रक्त समूह का रक्त देने पर O में मौजूद जो आपके A प्रतिरक्षी A प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तब ये स्थिति आपकी पैदा होती है। अगला सवाल है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, तो सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से क्या होती है ये आपको बताना है। तो ये कम होती है। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या WBC वैसे ही कम होती है, तो इसको तो आप आसानी से याद रख सकते हो।
अगर आपसे रेशो पूछ लिया जाए WBC और RBC का, तो ये 1 लगभग 600 आपका होता है। ठीक है, यहाँ ये WBC है, ये RBC है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है, तो Fe यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यानी Fe+2 आप ध्यान रखना, ये यहाँ पर आपका पाया जाता है, Fe+2 की अवस्था में यहाँ पर होता है, जो ऑक्सीजन को बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जिन रक्त वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है यह है। तो बी रक्त वाला व्यक्ति किनको रक्तदान कर सकता है, तो ये बी को कर सकता है और AB रक्त वर्गों को कर सकता है, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति का रक्त AB- है तो उसे रक्तदान कर सकता है, तो AB- है तो वो किसे रक्तदान यहाँ पर कर सकता है, तो AB अगर नेगेटिव है तो रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव और AB नेगेटिव से रक्त मिल सकता है, क्योंकि इसमें RH पॉजिटिव एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर ये पूछा गया है कि उसे रक्तदान कर सकता है, तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है, तो ये आपको बताना है। तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव से इसे रक्त मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वो है। तो ये कौन सी रक्त कोशिकाएं यहाँ पर हो जाएगी, श्वेताणु, जिन्हें WBC कहा जाएगा। इन्हें ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, श्वेताणु को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट शरीर को सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा मानी जाती है आपकी ल्यूकोसाइट। अगला सवाल है, गर्भवती महिला में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है। तो गर्भवती महिला में सामान्यतः हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है वो आपका 11 ग्राम पर DL माना जाता है, तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। मानव हृदय के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो मानव हृदय के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक है, महाधमनी दाहिने नील्य से उत्पन्न होती है, बाएं आलिंद और बाएं नील्य के बीच बाइस्पिड वॉल्व होता है, दाहिना नील्य डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है, सिनोअट्राइल नोड दाहिने आलिंद में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो महाधमनी जो है ये बाएं नील्य से उत्पन्न होती है, तो ये दाएं से नहीं होकर ये बाएं से उत्पन्न होती है, तो ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, उन रक्त कोशिकाओं की पहचान करें जिनमें एंटीहिस्टामाइन गुण होते हैं। तो एंटीहिस्टामाइन गुण आपके किन में पाए जाते हैं, तो ये आपकी जो है इसिनोफिलिस जो होती है, इनमें आपके क्या पाए जाते हैं, एंटीहिस्टामाइन गुण पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रक्त का थक्का बनने में इनमें से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जस्ता, लोहे में से कौन सा रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम आयन जो होता है ये रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया के कई चरणों में, जैसे थक्का कारकों के संक्रियण और फाइब्रिन के गठन में आवश्यक होता है, तो कैल्शियम यहाँ पर आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त के प्लेटलेट्स की संख्या कम होने वाला रोग कौन सा होता है। तो रक्त में ये डेंगू रोग में आपका होता है, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या जो है ये कम हो जाती है। मगरमच्छ किस वर्ग के जीवों में आता है। तो मगरमच्छ अगर आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ग के जीव में ये आपका आता है, तो ये सरीसृप में आपका आता है। ठीक है, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार होता है। तो कौन सा तंत्र यहाँ पर जिम्मेदार होता है कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो परिसंचारी तंत्र रक्त और हृदय में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने में जिम्मेदारी लेता है, तो परिसंचारी तंत्र यहाँ पर आपका राइट होगा। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो ब्लड ग्रुप का जो वर्गीकरण है ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्युलिन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्युलिन के लिए कौन जिम्मेदार यहाँ पर होता है, तो ये रक्षा तंत्र यहाँ पर आपका जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है भैया, रक्षा तंत्र यहाँ पर आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 51, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो खनिज, विटामिन, शर्करा, खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है यहाँ पर, यह आपको बताना है। तो ये प्लाज्मा यहाँ पर पहुंचाता है, ए यहाँ पर आपका सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लाज्मा रक्त का ही तरल भाग होता है जो कि खनिज, विटामिन, शर्करा आदि को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और ये रक्त का लगभग कितना % हिस्सा रखता है प्लाज्मा, तो लगभग 55% हिस्सा जो है ये प्लाज्मा रखता है। ABO और RH रक्त समूहों के लिए प्रतिजन पर मौजूद होते हैं। तो ABO और RH रक्त समूहों के लिए प्रतिजन कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये आपके RBC पर ही मौजूद होते हैं। ठीक है,
यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो कौन सी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी? तो असंगत रक्त समूहों के मिश्रण से एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ये प्रतिक्रिया कर लेते हैं और उसके कारण जो होता है रक्त कोशिकाओं का एकत्रीकरण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एग्लूटिनेशन कहा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका थ्रोम्बोसाइट निभाती है। क्या होता है जब एक अक्षत रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? तो एक अक्षत रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है तब क्या होता है? तो थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे ऊतकों को क्या होता है? नुकसान होता है। तो डी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन यहां पर कौन करता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो सुपीरियर, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस डीऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय की ओर ले जाते हैं, ऑक्सीजन युक्त धमनियां ले जाती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना, यहां पर ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। मानव में आरबीसी डिस्क के आकार की होती है। तो आरबीसी डिस्क के आकार की होती है। आरबीसी का यह आकार गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है क्योंकि यह बड़ी सतह क्षेत्र प्रदान करती है। तो यहां पर कौन सा आंसर जो है ये आपका सही होगा? तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की यहां पर सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहां पर आपका सत्य है? यह आपको बताना है। सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनियों में वॉल्व होते हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होती है। धमनियां हृदय से अन्य अंगों तक रक्त ले जाती हैं। तो कौन से कथन यहां पर आपके सत्य हैं ये आपको यहां पर बताने हैं। तो धमनियां मोटी और लचीली भित्तियां वाली होती है। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। तो धमनियों में क्या होता है? वाल्व नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कथन भी तो गलत हो जाएगा। और धमनियां जो होती है ये आपका ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है, यानी कि कथन ए भी यहां पर आपका गलत होगा। सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, तो यहां पर शुद्ध नहीं होगा। फुसफुसी धमनी जो होती है वही आपकी वी ऑक्सीजनित युक्त रक्त ले जाती है, तो ये बात भी यहां पर गलत होगी, यानी सी और डी आपका सही होगा। धमनियों की दीवारें मोटी होती है और धमनियां हृदय से अन्य अंगों तक रक्त ले जाती है। सी और डी यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होकर रक्त में 1-2 दिन तक संचरण, संयोजी ऊतक में प्रवास, मैक्रोफेज का निर्माण करना, यह किसकी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता यहां पर हो जाएगी? तो ये मोनोसाइट्स की विशेषता यहां पर हो जाएगी, क्योंकि मोनोसाइट्स अस्थि मज्जा से ही उत्पन्न होती है और रक्त में 1-2 दिन तक संचरण के बाद संयोजी ऊतक में प्रवास करती है, जहां वह मैक्रोफेज में परिपक्व होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। मानव रक्त के रुधिर वर्ग ए बी में कौन सा प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो ये तो बेसिक सा सवाल है। प्रतिजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, प्रतिरक्षी कोई नहीं पाया जाएगा ए बी में, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो जो वयस्क पुरुष होता है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? बेसिक सा सवाल है, यानी कोई व्यक्ति जो है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी पुरुष में? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 से 18 ग्राम यहां पर आपका हो जाएगा, ग्राम पर 100 ml रक्त, ये आपको ध्यान रखना है, 13 से 18 ग्राम। और गर्भवती महिला का हमने 11 देखा था। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहां पर कौन सा एक आपका सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका दिया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में अवरोध, ये यहां पर आपका जो है ये सही दिया गया है, बी यहां पर आपका सही है, क्योंकि ये अवरोध का कारण बनता है धमनियों में, ठीक है। अगला सवाल यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर आपका सत्य है? तो कौन सा कथन यहां पर आपका सत्य हो जाएगा? तो पुरानी व क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये किस वजह से पहुंचती है? भव अपवर्तन द्वारा, ध्रुवण द्वारा, भव विवर्तन द्वारा या भव परावर्तन द्वारा? तो ये भव परावर्तन के द्वारा पहुंचती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों के भौल परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, तो ये स्टेथोस्कोप जो है ये भौल परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला सवाल है, वह अंग जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, तो ये तो कौन सा आपका हो जाएगा? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, जिसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लसिका तंत्र का हिस्सा यहां पर आपका कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पेट पाचन तंत्र का अंग होता है आपका लसिका तंत्र, जबकि ये आपके टॉन्सिल जो है एडेनोसॉइट और तिल्ली लसिका तंत्र का हिस्सा माने जाते हैं, जैसे टॉन्सिल,
तिल्ली और एडेनोसाइट। पेट यहाँ पर नहीं माना जाएगा, डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव हृदय में दाहिनी धमनी और नील्य के जंक्शन पर कौन सा वाल्व उपस्थित होता है? तो मानव हृदय की जो दाहिनी धमनी होती है और नील्य का जो जंक्शन होता है उसमें कौन सा वाल्व आपका उपस्थित होता है? तो यहाँ पर आपका ट्राइस्पिड वाल्व यहाँ पर उपस्थित होता है। सी यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68, तो बताइए यहाँ पर कौन सा, तो ये रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो शर्करा का स्तर सामान्यतः कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये mg/dl के रूप में ये प्रदर्शित किया जाता है। बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय जो है ये मगरमच्छ में आपका पाया जाता है। इसमें 2 आलिंद और 2 नील्य होते हैं मगरमच्छ में। अगला सवाल है, हृदय में थेबेसियन वाल्व पाया जाता है। तो थेबेसियन वाल्व जो है ये कहाँ पर आपका पाया जाता है? तो ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? तो थेबेसियन वाल्व दाएं आलिंद में कोरोनरी साइनस के उद्घाटन पर पाया जाता है और ये रक्त के प्रतिवाह को रोकता है। तो दाएं आलिंद में पाया जाता है थेबेसियन वाल्व। निम्न में से हृदयाघात का कारण है। तो हृदयाघात का कारण क्या हो जाएगा? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला सवाल है। अगला सवाल देखिए, यदि पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो अगर माता जो है ये RH नेगेटिव है और पिता आपके RH पॉजिटिव है तो जो बच्चा होता है तो उसको क्या दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको रोगोम प्रतिरक्षी यहाँ पर दिया जाता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बी यहाँ पर सही होगा। RH रोग के लक्षण क्या है? तो RH रोग के लक्षण यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में RH रोग के लक्षण क्या हो जाएंगे? तेज हृदय गति, बड़ा पेट, ऊर्जा की कमी, ये सभी यहाँ पर हो जाएगा। रक्त आधान में एक प्रति स्कंदक के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो प्रति स्कंदक के रूप में प्रयोग किसे लिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, याद रखिएगा। सोडियम साइट्रेट का उपयोग जो है ये आपका प्रति स्कंदक के रूप में किया जाता है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। तो शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं इनकी कमी को क्या कहा जाता है? तो इनकी कमी को कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया यहाँ पर कहा जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में आपका Fe पाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का निर्मित तत्व नाभिक नहीं रखता है? तो कौन सा जो है ये नाभिक नहीं रखता है? ये जो भी दिए गए हैं इनमें से नाभिक किसके पास नहीं होता है? तो ये आपको बताना है। तो प्लेटलेट्स रक्त वे निर्मित तत्व होते हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है और ये अस्थि मज्जा के आपके मेगाकैराइटिस के बने छोटे खंड होते हैं। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स आपका राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसका अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो है ये लैक्टिक अम्ल आपका होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो प्रोस्टासाइक्लिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को रोकता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी उत्पादन में वृद्धि का कारण नहीं बनेगा? तो आरबीसी उत्पादन में वृद्धि का कारण कौन सा नहीं बनेगा? उच्च ऊंचाई, रक्त स्त्राव, पॉलीसाइथेमिया, रक्त बैंक को रक्तदान। तो यहाँ पर ये आपका सही होगा सी, रक्त बैंक को रक्तदान आरबीसी उत्पादन में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं होता है। हालांकि शरीर खोए हुए आरबीसी की यहाँ पर पुनः पूर्ति करता है लेकिन वृद्धि का कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है? तो हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति कौन सी धमनियां आपकी करेगी? तो कोरोनरी धमनियां यहाँ पर करती है। ठीक है, तो याद रखना रक्त वाहिकाएं हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। रक्त समूह AB के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हैं। तो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी यहाँ पर कौन से आपके हो जाएंगे? तो AB में तो ना एंटी A होता है ना ही एंटी B होता है, यानी एंटीबॉडी ना तो A होती है ना B होती है। ठीक है, एंटीजन तो होते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो इसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए? जांच करने का समय नहीं है तो इसे ORH नेगेटिव खून यहाँ पर दिया जाना चाहिए। सी आपका सही होगा। ORH नेगेटिव रक्त समूह जो है ये यूनिवर्सल डोनर आपका माना जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर आपका माना जाता है तो इसलिए ये दिया जा सकता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm
Hg आपका होता है, जिसमें 120 आपका जो है ये सिस्टोलिक होता है और 80 जो है ये आपका डायस्टोलिक होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, अस्थि मज्जा निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित है? तो अस्थि मज्जा जो है ये निम्नलिखित में से आपका किस में अनुपस्थित होती है, ये आपको बताना है। तो ये सरीसर्प में होती है, उभयचर में होती है, मछलियों में होती है। पक्षियों में ये अनुपस्थित होती है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि पक्षियों में हड्डियां आमतौर पर खोखली होती है जो उड़ान के लिए हल्की होती है। इन खोखली हड्डियों में अस्थि मज्जा जो है ये अनुपस्थित होता है। मानव हृदय का पेस मेकर क्या है? तो मानव हृदय जो होता है इसका पेस मेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका पेस मेकर आपका हो जाएगा ऐसे नोड, यहाँ पर सी आपका सही होगा। मानव हृदय का पेस मेकर जो है ऐसे नोड होता है, जो कि कहाँ पर लगाया जाता है? ये आपके दाहिने आलिंद में लगाया जाता है, दाहिने आलिंद में ये लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे नोड वह रक्त वाहिका जिसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है। तो यूरिया की सांद्रता सबसे कम कहाँ पर होती है आपकी, ये आपको बताना है। तो वक्र सिरा जो होती है यहाँ पर यूरिया की सांद्रता आपकी सबसे कम होती है। तो वक्र सिरा जो है रक्त को जो आपकी किडनी होती है उससे छानने के बाद ले जाती है, इसलिए इसमें यूरिया की सांद्रता सबसे कम होती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन जो है ये 250 से 300 ग्राम आपका होता है। तो एवरेज हम मान लेते हैं 300 ग्राम यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, डॉक्टर रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसमें ब्लड ग्रुप निम्न है, पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है, पुत्री का ओ है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा उसको चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर पत्नी का ओ चढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा आपका पुत्र का ए चढ़ाया जा सकता है और पुत्री का ओ चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? तो प्राकृतिक पेसमेकर अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल पेसमेकर, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे नोड, ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर जो है ये साइनोएट्रियल होता है, तो इसे साइनोएट्रियल कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद क्या है? तो हीमोग्लोबिन के विघटन उत्पाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपके बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन यहाँ पर हो जाएंगे, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अगला सवाल देखिए, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की जो श्यानता होती है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन भी होता है, प्लाज्मा में बिंबाणु होता है, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसी वजह से श्यानता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? तो ये कितनी हो जाएगी आपके एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा? तो कुल मात्रा यहाँ पर पूछी गई है, कुल मात्रा 800 ग्राम होती है। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह है। तो सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 4% में ही ये पाया जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो पति जो है ये RH पॉजिटिव और पत्नी RH नेगेटिव हो तब ये होता है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया यहाँ पर हो जाता है आपका। ठीक है, ये सवाल जो है ये आपके वापस से वही सवाल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है ये सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। आपने देखा होगा कभी लग जाती है तो फिटकरी लगा देते हैं, उससे जो है वो आपका रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। तो जहाँ पर भी कट लगता है तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन जो करता है वो किसके बराबर करता है? तो ये हृदय के बराबर यहाँ पर करता है। ठीक है, किसके बराबर करेगा? हृदय के बराबर। तो पल्स जिसे नाड़ी स्पंदन कहा जाता है, हृदय स्पंदन के बराबर लगभग 72 से 80 प्रति मिनट होता है। यह धमनियों में रक्त प्रवाह को दर्शाता है। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है आपका? तो दो धड़कनों के बीच में ये आराम करता है। ठीक है, दो धड़कनें हम लेते हैं तो उसके बीच में ये आराम करता है, अनुशीतलन जिसे कहा जाता है। रक्त के थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो इसमें भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा आपका? थ्रोम्बिन यहाँ पर हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन को अगर फाइब्रिन में बदलना है तो थ्रोम्बिन की सहायता से बदला जाता है। अगला सवाल है, संपूर्ण रुधिर है। तो संपूर्ण रुधिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो संपूर्ण रुधिर 55% तो प्लाज्मा होता है और कणिकाएं 45% यहाँ पर होती है, तो सी यहाँ पर सही है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो ये किस में होता है? केचुए में होता है।
तो ऐसा प्राणी कौन सा है? केचुआ है, जिसके जीवित द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। तो प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे हो जाएगा? लिम्फोसाइट से यहाँ पर हो जाएगा। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, तो एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज से मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए में आपका क्या हो जाएगा? तो ए में तो एंटी बी हो जाएगा, बी में आपका एंटी ए हो जाएगा, ए बी में आपका एंटी ए और एंटी बी हो जाएगा, ओ में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओ में आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको देखिए आप। ओ में आपका क्या होगा? ओ में तो आपका एंटी ए और एंटी बी होगा। ए बी में आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ओ में आपकी एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है, लेकिन ए बी में आपकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला सवाल है, मानव रुधिर समूह ए बी ओ किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये आपका सहप्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए इसे सहप्रभाविता का उदाहरण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किसे किया जाता है? ए बी को किया जाता है। स्पिग्मोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने में काम में लिया जाता है। तो ये याद रखना, स्पिग्मोमेनोमीटर जो है ये एक उपकरण है जो कि किसको मापने में यूज में लिया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपके रक्त दाब को मापने में यूज में लिया जाता है। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का सामान्य पीएच स्तर आपका कितना होता है? तो ये लगभग 7.35 के आसपास से लेके 7.45 के आसपास होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये सारीय होता है। लसिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो लसिका का महत्वपूर्ण कार्य अंतराली द्रव को रक्त में वापस लाना। तो अंतराली द्रव जो होता है उसको रक्त में वापस लाना। निम्न में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो सही कथन का आपको चयन करके बताना है यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सही है। हृदय की धड़कन जो होती है की ध्वनि स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। हृदय की धड़कन की ध्वनि आपकी स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, निम्न में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इसमें सही कथन का आपको चयन करना है। सही कथन कौन सा है यहाँ पर? तो धमनियां मोटी होती है और लचीली भित्ति वाली होती है, डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। तो असत्य कथन देखिए, तो यहाँ पर देखिए, रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंटियोलॉजी कहते हैं, ये बात सही है। एंटियोलॉजी का जनक विलियम हार्वे है, तो ये बात भी याद रखना, विलियम हार्वे एंटियोलॉजी के जनक हो जाएंगे। मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये बात भी सही है। रक्त एवं हृदय की उत्पत्ति एक्टोड्रम से हुई है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये एक्टोड्रम से नहीं हुई है, ये आपकी मेसोड्रम से हुई है, तो ये याद रखना आप, सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र आपका किसमें नहीं पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है, एनीलिडा में पाया जाता है, एम्फीबिया में पाया जाता है, मोलास्का में ये नहीं पाया जाता है। तो डी यहाँ पर जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और अधिकांश मोलास्का में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें भी खुला होता है और मोलास्का जो होता है इसमें भी आपका खुला होता है। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन बताइए। तो हृदय का दायां भाग जो होता है ये वी ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। रक्त एक क्या है? तो रक्त क्या हो जाएगा आपका? उत्तक हो जाएगा। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत हम देख चुके हैं, 55% यहाँ पर हो जाएगा। रक्त कणिकाओं की मात्रा के आधार पर सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है? आरबीसी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, फिर डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहाँ पर सही आरोही क्रम बताना है। तो डब्ल्यूबीसी के बाद में प्लेटलेट्स, फिर आरबीसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आप, इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त एक बफर विलयन है। रक्त की पीएच में 2 का अंतर आने पर मृत्यु हो सकती है। रक्त का निर्माण हिपेटोलॉजी कहलाता है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा? तो रक्त का निर्माण जो है ये हिपेटोलॉजी नहीं कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका? हेमेटोपोएसिस कहलाता है। तो ये याद रखना, ये क्या कहलाता है आपका? हेमेटोपोएसिस ये कहलाता है, ये आप याद रखना, रक्त का निर्माण। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं, वो कौन सी कोशिकाएं आपकी होती है? तो ये सब श्वेत रक्त कोशिकाएं यहाँ पर आपकी हो जाएगी। रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है? तो रक्त का थक्का बन जाना किसके कारण संभव है? तो ये प्लेटलेट्स के कारण संभव है। किस रुधिर समूह में प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी उपस्थित होते हैं? तो प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी किसमें आपका उपस्थित होता है? तो ए में प्रतिजन ए हो जाएगा और प्रतिरक्षी आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किस रक्त समूह में क्रमशः प्रतिजन और प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं?
तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों आपके अनुपस्थित होते हैं, तो ये किस में हो जाएगा आपका, तो ये आपके ओ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमशः पूछा गया है प्रतिजन किस में अनुपस्थित रहेंगे, आपके ओ में, और प्रतिरक्षी किस में अनुपस्थित रहेंगे, ए बी में। तो ए आंसर आपका सही होगा। पिता का रक्त समूह और माता का रक्त समूह होने पर उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह संभव है। तो ये सवाल भी काफी बढ़िया सवाल है, इसको भी याद रखना। अगर पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह यहाँ पर संभव हो जाएंगे। 124 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पर देखिए, धमनियों के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो बताइए, धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है। धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त शरीर के भागों में ले जाती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर क्या होती है। तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर आपकी 72 से 80 प्रति मिनट यहाँ पर होती है। वे रक्त वाहिनिकाएं जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, क्या कहलाती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। तो वे रक्त वाहिनिकाएं जो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक ले जाती है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, शिराएं यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो शिराएं जो है ये डीऑक्सीकृत रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो ये बात याद रखना, डीऑक्सीकृत रक्त को ये हृदय तक ले जाती है शिराएं। अगला सवाल देखिए, हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट निम्न में से किससे मिलकर पूर्ण होती है। तो किससे मिलकर ये पूर्ण होती है, तो ये आपकी लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध विश्रांति के कारण पूर्ण होती है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। रक्त का कार्य नहीं है, तो रक्त का कार्य यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो भोजन का पाचन रक्त का कार्य नहीं है। बाकी ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, CO2 का परिवहन, ये रक्त का कार्य होता है। निम्न में से सही कथन का आपको चयन करना है, तो सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए आप, हृदय की धड़कन का नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, और विशेष रूप से ये ऐसे नोड के माध्यम से ही होता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन जो रक्त स्कंदन में सहायता करता है, तो रक्त स्कंदन में सहायता कौन सा प्रोटीन करेगा, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन यहाँ पर करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति होती है। तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है इसकी प्रकृति आपकी कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है, मैंने अभी आपको बताया। प्लाज्मा के बारे में सत्य कथन है, तो प्लाज्मा के बारे में सत्य कथन क्या हो जाएगा, ये हल्का पीला साफ चिपचिपा पारदर्शी तरल पदार्थ है। 55% पाया जाता है। इसमें 90% जल होता है और 10% जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 90 और 10% वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपके सत्य हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रुधिर कणिका उसके अन्य नाम के साथ सुमेलित है। तो कौन सी रुधिर कणिका उसके अन्य नाम के साथ सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो आरबीसी जो है इसको तो इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो आरबीसी को तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है डब्ल्यूबीसी ने ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट लिखा हुआ है। प्लेटलेट्स जो होती है इन्हें थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी यहाँ पर आपकी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से किन कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। तो सैनिक कणिकाएं किन्हें कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, पादपों में परिवहन से संबंधित सत्य कथन है। तो परिवहन से संबंधित सत्य कथन कौन सा हो जाएगा पादपों में, तो जाइलम जो है ये जल का, वो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो इसको ऐसे याद रखना, ज से जाइलम और ज से ही जल हो जाएगा, और फ से फल हो जाएगा। फल मतलब आपका क्या हो गया, भोजन हो गया, और फल से ही आपका फ्लोएम हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन का कार्य करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में ग्लोबुलिन का कार्य कौन यहाँ पर करेगा, तो ये प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, तो ग्लोबुलिन जो है ये प्रतिरक्षा में सहायक होता है, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। एल्ब्यूमिन का कार्य होता है। तो एल्ब्यूमिन जो है इसका कार्य क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रासरण दाब का नियमन यानी प्रासरण दाब को नियंत्रित ये करता है एल्ब्यूमिन। असत्य कथन की पहचान करनी है। तो बताइए, क्लोरोफिल में Mg धातु पाई जाती है, रक्त में Fe+3 धातु पाई जाती है, रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम धातु उपयोगी है, रंध्रों के खुलने व बंद होने में पोटेशियम धातु उपयोगी है। तो ये भी आपका बढ़िया सवाल है, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर Fe+2 मैंने आपको बताया था, +3 नहीं होता है, तो बी यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, बाकी क्लोरोफिल में Mg धातु पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम भी जो है मदद करता है, और रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम धातु उपयोगी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम को कर्मशक कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को कर्मशक क्या हम कहेंगे, तो जाइलम को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम दारू कहते हैं, और आपका फ्लोएम को हम पोषवाहक कहते हैं। अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्ताणुओं में क्या होती है, तो अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्ताणुओं में क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है। ये यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने के कारण
दाब अधिक होने के कारण आरबीसी की संख्या जो है ये बढ़ती है। अगला सवाल है आपका, त्रिवलन कपाट और के मध्य पाया जाता है। तो त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाता है। तो त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य आपका पाया जाता है। सामान्य हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो हृदय चक्र पूर्ण होने में आपका 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है, जिसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। निम्न में से सही कथन का आपको चयन करना है, तो सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? तो कोशिकाएं धमनियों और सिराओं को जोड़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। निम्न में से हृदयघात के सटीक लक्षण है। तो हृदयघात के सटीक लक्षण यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो बताइए हृदयघात के सटीक लक्षण यहाँ पर क्या आपके हो जाएंगे? तो जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सीने में तेज दर्द, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे। सिर दर्द यहाँ पर नहीं होगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास क्या होता है? तो अगर पूछा जाए WBC का व्यास क्या होता है, तो ये 7 से लेके 20 आपका क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर यहाँ पर होता है। तो माइक्रोमीटर यहाँ पर होगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 0.007 से लेके ये आपका 0.02 होता है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर क्या मानेंगे? तो ये आपका ए यहाँ पर माना जाएगा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। वृद्ध पेशियों की विशेष रचना जो हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करने में सहायता देती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी पुरकिंजे तंतु यहाँ पर हो जाएंगे। डी यहाँ पर आपका सही होगा। पुरकिंजे तंतु हृदय की पेशियों में विद्युत आवेगों को तेजी से संचारित करके हृदय की धड़कन की दर को नियंत्रित करते हैं। हृदय चक्र किससे शुरू होता है? तो हृदय चक्र जो है ये आलिंद आपके प्रकुंचन से शुरू होता है। आलिंद प्रकुंचन यानी अट्रायल आपके सिस्टोल से शुरू होता है। अगला सवाल देखिए, ब्लड बैंक के संबंध में असत्य कथन है। तो ब्लड बैंक के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ब्लड बैंक में ब्लड को -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, तो इसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं रखा जाता है, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो पहला ही कथन गलत हो जाएगा। सोडियम ऑक्जेलेट सिट्रेट EDTA प्रतिस्कंदन का कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लड बैंक में ब्लड 5 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 1 यूनिट में लगभग 350 ml ब्लड होता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही है। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉब्स ने किया था आपका 1950 में, ठीक है। कब किया था? 1950 में जॉन हॉब्स ने किया था। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का परिवर्धन कहाँ होता है? तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं इनका परिवर्धन आपका कहाँ पर होता है? तो ये कहाँ पर होगा आपका? तो टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन आपका थाइमस ग्रंथि में होता है। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा, जहाँ वे प्रतिरक्षा के लिए परिपक्व होते हैं। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, टी लिम्फोसाइट वाला, थाइमस ग्रंथि। तो ये यहाँ पर लगभग 150 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।